नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जल जंगल जमीन या रोटी बेटी माटी, जनता का जुड़ाव किसके नारे से हुआ? अपनों का आग्रह या बाहर से आए नेताओं के वादों का प्रभाव? जनता ने किसकी सुनी? जो थे वो अच्छे थे, उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए, या जो थे वो भ्रष्टाचारी थे, उन्हें बदला जाना चाहिए? इन तमाम चुनावी आरोप प्रत्यारोप के प्रभाव में जनता आई, या अपने विवेक से, काम के गुणा भाग से भविष्य के सुनहरे सपने देखते हुए ईवीएम का बटन दबाया है? अब बस ये जानने की बेचैनी है, जो अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। लेकिन नतीजों को जानने की आपकी बेचैनी को हम अपने अनुमान और पूरी चुनावी प्रक्रिया के आकलन से थोड़ी दूर करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। 23 तारीख के चुनावी नतीजों से पहले नतीजों का ट्रेलर, चुनावी माहौल और मुद्दों को लेकर जनता से पूछे गए सवाल, मूड मीटर, एक नजर चुनाव की खबर, 81 का अखाड़ा, बही खाता और इलेक्शन एक्सप्रेस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सूबे के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज टटोली। और उससे क्या पता चलेगा, बताएंगे आपको। पहले ये देखिए। सवाल तो पूछेंगे जब सजेगा 81 का अखाड़ा, तब आपके द्वार पहुंचेगी इलेक्शन एक्सप्रेस। फिर जानेंगे जनता का मूड मीटर। दिखाएंगे एक नजर में चुनाव की हर खबर, क्योंकि चुनाव मतलब कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। चौबीस साल पुराना राज्य, 13 मुख्यमंत्री और 5वीं बार विधानसभा चुनाव। ये झारखंड है, जहां पिछले 4 विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी अकेले विधानसभा में बहुमत के जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई। अब एक बार फिर जनता अपना फैसला सुना चुकी है। चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं ने ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई चुनावी सभा की, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में बने रहे और बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी और मुद्दा उठाया बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल में बदलती डेमोग्राफी का। तो जेएमएम ने मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने को चुनावी मुद्दा बनाया। अब 1211 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन दूसरे और आखिरी चरण में मतदान को लेकर लोगों में पूरा उत्साह दिखा। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखी। बुजुर्ग, महिला, युवा, सब में वोटिंग को लेकर उत्साह दिखा। चौहान और नंबर है यहाँ पर 190 535 हमारा है। सवेरे यहाँ 7 बजे आकर के हमने वोट डाल दिया है। यहाँ प्रशासन का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मैं स्मृति, मैं गुजराती मोहल्ला से हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है। यहाँ सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र का भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। हर चीज में कोई भी कमी नहीं है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव मैदान में कई बड़े चेहरे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जेएमएम नेता कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। नेता लोगों से वोटिंग की अपील करते रहे और जीत का दावा करने में भी पीछे नहीं रहे। पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि पहले चरण में मतदान जिस तरीके से हुआ है वो पूरी तरीके से संकेत दे दिया है, संकेत कि महागठबंधन की हम लोग और हमारी झारखंड की अबुआ सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले गए थे, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 के चुनाव नतीजों की बात करें तो 30 सीटों के साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस के हिस्से में 16 सीटें आई थी, तो बाबूलाल मरांडी की जेवीएम को 3 और सुदेश महतो की आजसू को 2 सीटें मिली थी। मुकाबला नया है, मुद्दे भी अलग हैं। देखना होगा जनता इस बार किसे अपना समर्थन देती है और 23 नवंबर को किस पार्टी को जश्न मनाने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। चलिए, तो सीधा सा सवाल है, आखिर सरकार किसकी बनेगी? सवाल का जवाब हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं रांची स्टूडियो से, तो हम सीधे उनके पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि सीपीआई से
हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। सुशांतो दा, स्वाभाविक सी बात है, जब मेरा सवाल होगा कि किसकी सरकार बनेगी तो आप यही कहेंगे INDI अलायंस की, आपके गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन फिर उससे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप जो सरकार बनने का दावा करेंगे उसका आधार क्या है। जी देखिए, सरकार किसकी बनेगी वो तो 23 को तय होगा, ठीक है। लेकिन ये हम लोग को पूरा विश्वास है, कि हम लोग जो मेहनत किए, भले कम समय मिला, कोरोना पीरियड भी छोड़ दिए, 2-2.5 साल के अंदर जो मेहनत हुआ है उस पर सारे योजनाओं को लाया गया। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो 5 महीना जेल में रखने के बाद भाजपा ने मतलब ईडी और सीबीआई जितना भी तरह के जंग करके किसी तरह से उसे 5 महीना जेलों में रखने के बाद लोगों का जो उग्र हुआ वो वोट पर दिखा। और जो मैया योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए काम किए जा रहे, महिलाओं के लिए काम किए जा रहे, इस पर भी एक लोग, लेकिन एक लीडरशिप नहीं दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। भाजपा ने वो लाया जो आज आप देख लिए कल्पना सोरेन जी, ये तो पूरे राज्य में ये चीज कर दी है कि महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जाए। ये पहली बार हमने देखा कि हजारों लोग उनके साथ महिलाएं घूम रहे, और महिलाओं के प्रतिशत जो वोट हुए हैं इस पर तो हमें पूरा गर्व है। हम दिख रहे हैं कुछ और 23 को दिखेंगे कुछ, ये भी देख लेंगे कि अभी तो लोग सोच रहे अपना जोड़ ले रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि हम इतना सीट जीत गए। पिछले बार भी 60 कहा था, 25 में आ गया था। इस बार हम चाहते हैं कि 70 कह दें, अपना जितना में आना है नीचे आ जाए। लेकिन सरकार तो यही सरकार बनेगी, रिपीट करेगी, दूसरे नहीं बनेगी। कुछ सीटें निश्चित तौर पर हार जीत होती है, लेकिन उसको फिल करने के लिए भी तैयार है। हमें लगता है कि हमारी सरकार बनेगी और हम लोग रिपीट करेंगे। और मैया योजनाओं में जो बातें रखी गई है कि 2,500 रुपया होगा, दिसंबर से वो चालू हो जाएगा, ये गारंटी है। जी चलिए सुशांतो जी, इस पर हम थोड़ी और विस्तार से आपकी हर बात पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जनता की आपने नब्ज टटोली और ये सब पता चला है। लेकिन एक चीज़ है जो हम समझना चाहेंगे वो ये कि सीटों का आंकड़ा बढ़ेगा, सीटों का आंकड़ा घटेगा, इसको लेकर तो दावे किए ही जा सकते हैं। लेकिन जो गठबंधन में फ्रेंडली फाइट हुई है कुछ सीटों पर, अलग अलग जगहों पर, उसका नुकसान होगा या फिर उसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, फ्रेंडली फाइट बहुत कम सीटों पर हुआ है, ठीक है। फ्रेंडली फाइट बहुत, जैसे एक हम लोग का हुआ है CPI-ML में, राजधनवार में हुए, बहुत सारे सीट बहुत कम सीटों पर हुआ है। लेकिन आप सिर्फ लॉस को गिने नहीं, माइनस प्लस मत कीजिए, आप देखिए कि एक्स्ट्रा सीटें कौन कौन सी आ रही है। हमें लगता है कि 12 से 13 सीट करीब एक्स्ट्रा प्लस हो रहे, मतलब जो सीट हमारे पास पिछले साल नहीं थे, पिछले बार वो सीट प्लस होंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये कह दे रहे, और जो लॉसेस हो रहे वो भी है, लेकिन प्लस माइनस करके देख रहे कि जितना हम लोग सीट थे उससे निश्चित तौर पर 7 से 8 सीट हम लोग प्लस करेंगे। तो इसमें तो कोई हार जीत का कोई सवाल नहीं। और पहली बात है कि NDA गठबंधन कितने सीटें लूज करेंगे वो भी दिख रहे हैं। जितने दिख रहे हैं और जितने बढ़ रहे हैं, दोनों का अगर देख लिया जाए, हमें लगता है कि ये सरकार फिर गरीबों की सरकार, जनता की सरकार, आम आदमी की सरकार, आदिवासियों की सरकार बनेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए सुशांतो जी, आप 7 से 8 सीटों की बढ़ोतरी की फिलहाल बात कर रहे हैं, मतलब एक अनुमान आप दे रहे हैं। लेकिन जो कोरोना संक्रमण काल को आप वेस्ट पीरियड बता रहे हैं सरकार के कामकाज के लिहाज से, लगता नहीं कि अगर इसे ठीक तरह से उपयोग में लाते चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, क्योंकि उस समय प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए थी लोगों की जान बचाने की, और उस प्राथमिकता को अंजाम देने में, धरातल पर उसके लिए जी जान लगा देने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस एक मोर्चे पर प्रचार अभियान के दौरान उसका सदुपयोग करने से चूके आप, और यहां सीटों में कुछ कमी बेसी हो सकती है इसकी वजह से। देखिए, एक बार रिपीट कर दे, और कट गया था। बिल्कुल सुशांतो जी, कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकार ने जो किया
लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रचार अभियान के दौरान उसका ठीक से प्रचार प्रसार नहीं किया गया। सिर्फ एक वेस्ट पीरियड के तौर पर यह 2 साल संक्रमण काल को दिखाया गया कि सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। तो यह प्रचार अभियान में कहीं कुछ खामी तो नहीं रही? कुछ करने के नहीं बताते। देखिए, कुछ करने के बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ना करके बताने की जरूरत पड़ती है। जो 2 साल 2.5 साल जो तकलीफें थी, निश्चित तौर पर उसे फिर जिंदा ना किया जाए कि आप क्या मजदूर कितने तकलीफ में थे, हम आपको लाए। ये बोलने की जरूरत नहीं है। वो जनता ने दिखा दिया, गांव की जनता ने भीड़ दिखा दिया, परसेंटेज भी देख लिए, वो जनता ने बता दिया। इसके लिए बोलने की नहीं जरूरत है। यहाँ तो एनडीए गठबंधन तो ऐसे करते हैं कि जो काम नहीं किए हैं उस काम को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। जब वो 14 से 15 साल थे तो वो क्या किए थे उनको खुद पता होना चाहिए। अगर वो कुछ किए होंगे तो उसको निश्चित तौर पर बताना चाहिए। हमारे राज्य में पिछली सरकार जो थी, रघुवर पीरियड में जो थी, 10 से 11 हजार आदिवासियों पर मामला दर्ज कर दिया, देशद्रोही का मामला दर्ज कर दिया। उसके चलते वो सरकार गई। हमें लगता है कि इसके बाद जो माननीय हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री जी को गलत तरीका से जो जेलों के अंदर डाले गए थे, उसके चलते अभी 10 साल तक ये शांत बैठे। हमें लगता है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए सुशांत जी, हम थोड़ी और बातचीत आपसे करेंगे। एक पहलू तो हमने समझने का प्रयास किया कि सत्ता पक्ष इस चुनावी गतिविधियों को किस तरह से देख रहा है। अपने हित में 7 से 8 सीटों की बढ़ोतरी के तौर पर सहयोगी दल देख रहे हैं। झारखंड में 23 तारीख से पहले जो संभावना दिख रही है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, मौजूदा जो सत्ताधारी खेमा है, INDI अलायंस खेमा, वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेगा या फिर एनडीए खेमा परिवर्तन की बयार बहाने में कामयाब रहेगा। वो किस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम आपको बता दें। हमने कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला चलाई है। झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग हमारी टीम पहुंची है और एक श्रृंखला के माध्यम से हमने जनता की नब्ज टटोली है। क्या क्या कार्यक्रम हमने इस चुनावी अभियान के दौरान, जो सियासी दल पूरी सरगर्मी से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, जनता के बीच वो पहुंच रहे थे, तो हम भी पहुंच रहे थे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। उन कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक देखिए। सवाल तो पूछेंगे जब सजेगा 81 का अखाड़ा, तब आपके द्वार पहुंचेगी इलेक्शन एक्सप्रेस। फिर जानेंगे जनता का मूड मीटर, दिखाएंगे एक नजर में चुनाव की हर खबर, क्योंकि चुनाव मतलब कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। जी हां, चुनाव मतलब कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। पूरे चुनावी अभियान के दौरान हमने हर खबर आप तक पहुंचाई है और उस खबर का असर क्या रहा, चुनावी प्रचार अभियान का क्या असर रहा, अब वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशांत मुखर्जी से हम अभी बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ एनडीए खेमे से बीजेपी नेत्री नीलम चौधरी जी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुकी हुई हैं। तो एक बार फिर नीलम जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका चुनावी आकलन क्या कहता है। 2 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सत्ता में वापसी की कामयाबी की तैयारी हो रही है, उसका जश्न मनाया जाएगा या फिर निराशाजनक आंकड़े हैं। किस आधार पर आप अपनी बात रखेंगे नीलम जी, ये भी बताएंगे। नीलम जी। जी धन्यवाद। आज का जो चुनाव रहा, 38 विधानसभा का चुनाव था आज, और 3 बजे तक के जो आंकड़े थे वो हमारे 61.47% हमारी वोटिंग हुई है। लेकिन सभी जगहों से जितने विधानसभा हैं उस सब जगह से एनडीए सीट जीत रही हैं। कोल्हान की जहां बात है, कोल्हान में भी हमारी अच्छी वोटिंग हुई है और वहां से भी हम लोग जीत रहे हैं। यानी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ एक को छोड़ के हम लोग सभी सीटों पे एनडीए अलायंस जीत रही हैं और सरकार बनाने को तैयार हैं। किस आधार पर आपको ऐसा लग रहा है नीलम जी? आखिर जनता ने आपको क्यों चुना है? क्योंकि जनता आज 5 साल में जो देखी, जो झेली,
उसको जनता अपने वोट के माध्यम से व्यय कर रही है। क्योंकि 5 साल जिस वादों को लेकर ये झारखंड जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनी, आप खुद देखिए, एक आम जनता बन के आप इस सरकार का जो वादा खिलाफी जो किए हैं वो सोचिए और देखिए उन्हें क्या वादा किया और क्या कार्य किया। जनता को बेवकूफ बनाना अब जेएमएम की सरकार छोड़ दे, जनता जाग चुकी है। आज जितना भी वादा किए एक भी हेमंत सोरेन पूरा नहीं किए, खरे नहीं उतरे, केवल बरगलाने का काम किए। लास्ट में इनको कुछ समझ में नहीं आया तो महिलाओं को मतलब रुझाने के लिए वो उन्होंने मैया सम्मान योजना लाया, जो कि वो भी फिजदी रही। वहां भी जनता जाग चुकी है कि ये बस एक वोट बैंक है हमारे लिए, बाकी अगर इनके साथ हम रहे तो 5 साल मुझे झेलना पड़ेगा। इसलिए जनता भी जाग चुकी है। हम लोग भी इन 5 सालों पर नीलम जी बात में आते हैं। आप सुशांतो जी की बात नहीं सुन पाए होंगे, हम उन्हीं की बात से ये सवाल आपके समक्ष रख रहे हैं कि जो 2 साल लॉकडाउन के दौरान हुआ है हाल, जनता को उससे जीवित रखने में जो अलग अलग जगहों पर काम करने गए मजदूर फंसे हुए थे, उन्हें घर वापस लाने में हेमंत सरकार ने पूरे रिसोर्सेज लगा दिए हैं। वो जनता भूल गई होगी क्या? देखिए, तो क्या बीजेपी सरकार कोई कसर छोड़े क्या? आप सरकार में थे, फिर भी अगर हम लोग गिनाएं तो 1000 नाकामियां निकलेंगी। हमारी सरकार एक एक घर में, जितने कोरोना से लोग पीड़ित थे, एक एक घर में हमारे कार्यकर्ता भोजन पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, दवा पहुंचाने का काम किया। और वही नहीं, जो मुफ्त टीकाकरण दिया गया वो तो विश्व ये इस चीज के लिए अभी भी प्रशंसा करती है। वो भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी हमारे मोदी जी जिस तरह से अपने देश को बचाते हुए दूसरे देशों के लिए भी सहयोग का हाथ बढ़ा रहे थे, वो जनता कभी नहीं भूलेगी। सुशांतो जी क्या कहेंगे? अभी एक वो 2 साल की अवधि जो लॉकडाउन की अवधि थी उस पर बात करते हैं, फिर आगे क्या सरकार ने किया, विपक्ष ने किस तरह से उसमें मीन मेख निकाला, उस पर भी बात करेंगे। पहले ये जो संक्रमण काल था जिस पर सियासत खूब हुई है, इसका फायदा किसे मिलेगा? मेहनत करने वाले को, लॉकडाउन लगाने वाले को नुकसान होगा? किस तरह से देखा जाए सुशांतो जी? वो तो जनता तय कर ली है कि 23 को रिजल्ट आ जाएगा। जी जी, पहली बात। दूसरी है कि ये जो टीका है, मेरे बाँ में भी बायां बाँ में एक टीका है, उसका भी पैसा नहीं लगा, ठीक है, अभी भी पैसा नहीं लगा जी। लेकिन ये मुफ्त की जो शब्द है ये गलत है, क्योंकि मुफ्त में नहीं आया, वो सरकार की पैसा, मेरे टैक्स की पैसा है, वो फ्री नहीं है। और मेरे बाँ में जो दिए गए थे वो भी फ्री थे, चवन्नी जैसा दागी आपके बाँ में भी होंगे, ठीक है। इस तरह के जो मामला और रह गया सीट की, तो वो तो दिख रही है। जो योजनाएं जो लाई गई उस पर क्या जनता खुश नहीं है? जनता खुश है। जनता खुश है तो महिलाएं जाके जो वोट बढ़ चढ़ के जो वोटें दिए हैं, लाइन तो आप देख लिए होंगे कि कितने लाइन लगे हुए हैं। और जाके पता भी ये करना है, हम लोग को फीडबैक आ रहे हैं, हमें लगता है कि रात तक हम लोग को कंप्लीट हो जाएंगे। क्या होंगे? ज्यादा कुछ नहीं होंगे, कुछ घटेंगे तो डबल बढ़ेंगे। और सरकार वही बनेंगे जो सरकार थी, वो सरकार रिपीट होगी। ये इसमें कोई नहीं काट सकते हैं। वो 23 तारीख को आपको 12 बजे तक ही क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं। हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते, जो हमारे विधानसभा के अंदर में जिस पर हम काम किए हैं, उस विधानसभा का जो फीडबैक आ रहे हैं उसके अनुसार सीट में बढ़ोतरी है। जो सीट हमारे पास नहीं थे वो सीट हम जब ला रहे तो हम प्लस है, और कुछ सीट निश्चित हारेंगे, कुछ सीट जीतेंगे एक्स्ट्रा, तो मिलजुल के जो आएंगे वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे। और 23 के बाद सरकार बना रहे, 23 में हमारी रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे। जी चलिए दूसरे चरण की हम बात थोड़ी विस्तार से करेंगे। 38 सीटों पर नीलम जी का दावा है कि अधिकांश सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो रही है। हम आपको बता रहे हैं जनता की नब्ज टटोल कर कि किसकी सरकार झारखंड में बनने वाली है। 23 तारीख को नतीजों के बाद सब साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अनुमान तो लगाया ही जा सकता है, और यह अनुमान निराधार नहीं है। जनता के बीच हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचे हैं, उनकी नब्ज टटोली है, उनका मिजाज भापा है, उनका मूड जाना है, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक कितना पहुंचा है और लाभ से वो कितने प्रभावित हुए हैं, या फिर जो वंचित रह गए हैं सरकारी योजनाओं के लाभ से, उनमें जो नाराजगी थी वो कितना असर करेगी जब वो वोट के लिए पहुंचे,
किस तरह का असर रहा, आंकड़े क्या आ रहे हैं अनुमानित, सब आपको बताएंगे। तो रांची मुख्यालय का रुख करते हैं और वहां हमारे साथ सीपीआई से सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नीलम चौधरी जी। सुशांतो जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो एक गेम चेंजर जो योजना सत्ताधारी खेमा बता रहा है, मैया सम्मान योजना, जिसकी शुरुआत हुई 1,000 रुपए खाते में देने से, और जब बीजेपी ने चुनावी वादा किया गोगो दीदी योजना का तो 2100 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए का वादा किया गया सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक करके। तो क्या इसका असर होगा और किस तरह से दोनों खेमा इसे देखते हैं, तो इस योजना पर बात करते हैं। सुशांतो जी, कितना कारगर इस योजना को मानते हैं चुनावी नजरिए से? देखिए, पहले गांव के अंदर जाए तो हमें लगता है कि हमारे झारखंड सबसे अमीर राज्य होने के बाद भी बहुत करीब, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी चीज है कि जमीन रहते हुए इन्हें कुछ नहीं। पहले देखिए, हम ये लगता है कि 200 रुपया इलेक्ट्रिक बिल जो घटा दिए गए हैं, फ्री कर दिए गए हैं 200 यूनिट के, वो उसके लिए इतनी खुशी कि उन लोग को मतलब 200 यूनिट के जो बिल आते थे वो ड्यू रह जाते थे, लाइन कट जाते थे, वो मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने, जो सरकार चल रही थी प्रेजेंट, वो उन्होंने बंद करवा, उससे नहीं लगेगा, फ्री करवा दिया। उसके बाद ये जो योजना आई, ये योजना में आपको बता दें, प्रैक्टिकली हम लोग देखे हुए, एक घर में 3 तरह के वोट हो गए। पहला वोट, पहले क्या होता था, गांव के अंदर गार्जियन को जो आप कह दिए वो वोट चले जाते थे, निश्चित तौर पर पूरे घर के वोट उन्हीं को चले जाते थे। लेकिन अब बदल गए, अब ट्रेंड क्या हो गए कि जो बोल दिए वो गार्जियन ले लिए, अपने वोट दे दिए, लेकिन महिलाएं दूसरे तरफ चले गए, आज जो मोटरसाइकिल चलाने वाले वो तीसरे तरफ चले गए, इसलिए वोट बढ़ गए घर के, जो दिख रहे हैं आपको, जो आप समझ रहे हैं कि एक साथ निकले हैं, वोट तीनों तरफ चले गए। तो ये देखने का है कि महिलाएं किधर गए, महिलाएं की इस बार की जो महिलाओं की भीड़ हमने देखा, अगल बगल के विधानसभा में भी देखा और हम लोग कनेक्ट में थे, ये जो दिखता है कि एक घर से 3 बटना, बड़ा गजब इस बार हमने देखा। यौन लड़का कहीं, महिलाएं कहीं, आगे उनके सीनियर रह गए वो कहीं, जो जाके उनके घर में कहा उनको निश्चित वोट मिला, लेकिन कुछ तो असर इसमें पड़ा है जो दिखेगा और 23 को निश्चित तौर पर दिखेगा। ये नहीं कोरोना पीरियड का भी जो काम था वो ही दिखेगा, लेकिन हम लोग, सरकार ने तय की थी, इंडिया गठबंधन ने तय किए थे कि वो विधान, अभी जो चुनाव है वो फिर याद नहीं दिलाना है, जो पैदल 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चले थे, उसके बदले हेलीकॉप्टर से लाया गया, उस सब बताने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा हो जाएंगे। वो तो जिनके पास वो गए हैं, जिनको फायदा मिले वो तो देख रहे हैं। और दूसरी बात, अभी जो योजनाएं बनी है उस पर निश्चित तौर पर काम हुई है, और हम लोग नेक्स्ट दिसंबर महीना से 1000 नहीं, वो 2500 होंगे, इसके भी एक असर है, वो दिख रहे हैं। जी चलिए नीलम जी, इसे किस तरह से देखती हैं और इसे प्रभावी मानती है पार्टी? तभी तो गोगो दीदी सम्मान योजना लाई गई है, उसका कितना प्रभाव रहेगा, उस वादे पर कितना भरोसा होगा, किस तरह से देखा जाए नीलम जी? देखिए, अभी जो भाई साहब बोले वो थोड़ा सा रास्ता से भटक गए। ये मैया योजना सम्मान की बात हो रही थी, तो ये हम हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहते हैं, इनके सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर 5 साल आप योजना लागू क्यों नहीं की, इलेक्शन के समय ही क्यों? और गोगो दीदी योजना लाया गया, वो योजना दिया नहीं जा रहा है। सरकार चाहती तो ये भी योजना शुरू कर सकती थी, लेकिन ये सरकार आने के बाद हमने शुरू करने का वादा किया है और ये हमारी सरकार बनेगी और गोगो दीदी सम्मान योजना सभी महिलाओं को सम्मानित राशि 2100 रुपया 11 तारीख को भेजा जाएगा, साल में 25,000 रुपया, और ये केंद्र का वादा है, ये पूरा होता ही है, ये सब कोई जानता है। आज जिस तरह से आप मैया योजना सम्मान जो लाए हैं, कभी आपने देखा है बूढ़ों बुजुर्गों का जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो मिलते थे, आज जाके झारखंड में किसी से भी पूछिए वृद्ध लोग से, उनका पेंशन को रोक करके और मैया सम्मान योजना चला रही है। कहाँ की महानता है? आज हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है,
जो दवा अपना खरीदते थे उस पैसे से, आज वो त्राहिमाम हुए हैं। तो एक वर्ग को आप खुश करने के लिए एक वर्ग को उपेक्षित, क्या बूढ़े लोग नहीं दे रहे हैं क्या वोट उनको? तो ऐसा सरकार का ये चाल है, बस वोट बैंक के लिए। हमारी सरकार ऐसा काम कभी नहीं करती है, वादा खिलाफी वाली काम। जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज जो हम लोग गोगो दीदी समान योजनाएं हैं, आप देखिएगा हमारी सरकार बनते ही ये योजना लागू होगी और पूरे झारखंड प्रदेश में लागू होगी। जो मैया सम्मान योजना आई है, अब महिलाएं भी इस चीज को समझ गई है कि इसके बाद ये हमारे अकाउंट में आने वाली नहीं है। सरकार को जब देना था तो ये पहले योजना चालू करते, इलेक्शन के समय ही क्यों? ये जनता भी ये इस चीज को वो बरकरार नहीं सकते हैं। नीलम जी, एक चीज छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही कारगर ये बात अगर समझने के लिहाज से कहें तो, एक है कि आपका भरोसा है कि हम आएंगे तो देंगे, दूसरी बात है कि ये भरोसा है कि इस बार तक 1000 दिया है, अगली बार 2500 देंगे। तो ज्यादा मजबूत भरोसा किसका होगा? जी 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 नीलम जी, एक आप भरोसा दे रही हैं ना कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 2100 रुपए खाते में देंगे। दूसरा पक्ष ये भरोसा दिला रहा है कि हमने 1000 आपके खाते में दिया है, अगली बार सरकार में आएंगे तो 2500 देंगे। तो ज्यादा मजबूत भरोसा किसका? तो आप भरोसा किसका? यहाँ हमारे केंद्र में हमारी सरकार है। कुछ भी अगर 19-20 होता है तो हमारी केंद्र सरकार जो बोलती है वो करती है, वो मैनेज करती है। इनके पास कौन है? घोटाले और लूट खसोट के अलावा इनके पास क्या है? जब इनको 2100 ही देना था तो ये पहले 2100 क्यों नहीं दिए महिलाओं को? जब बीजेपी ने ये ऐलान किया कि 2100 रुपया हमने देंगे तो ये 2500 रुपया ये देने का वादा किया, तो फिर पहले आप कहां थे? सोए थे? सुशांतो जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि नुकसान हो जाएगा तो पैसे बढ़ा दिए? ना, देखिए पहले से किस तरह से विश्वास टूटते हैं। 2014 में जब केंद्र में सरकार आई, जो आपके खाते में 15 लाख आना था, मेरे खाते में 15 लाख आना था, वो नहीं आए। उसको बोल दिए, देश के होम मिनिस्टर बोल दिए कि जुमला है। उसके बाद चलिए फिर सरकार आ गई, सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना। 10 साल चल गए, 2000 नहीं मिले, विश्वास टूट गए। अब जब विश्वास टूट गए तो कैसे बताएंगे, कैसे विश्वास करेंगे? तो जनता कह रही है भैया मेरा 2500 रहने दो, 1000 तो कम से कम कंटिन्यू मिलेगा, ऊपर से 2500 मिलेगा तो हमारे 2-3 बहनें हैं घर में, हम लोग घर चला लेंगे। और मेरा जमीन है, हम पानी लाके खुद कोड़ेंगे और खुद खेती करेंगे। ये जनता तय कर चुकी है। जनता तय नहीं करती तो पहली बार आपने देखा होगा कि वोटर की, महिलाओं की वोटर, आपने देखा कि बगल में जो हमारे सीली विधानसभा है वहां देखें, वहां से मजदूर सबसे ज्यादा निकलते हैं। जो आज मजदूर कहीं नहीं देखे गए, महिलाएं जो काम करने बाहर आती है वो नहीं देखे गए। सब बोला कि 1000 मिला है, वोट देके ही काम करने जाएंगे। ये दिख रहे हैं, इसलिए 75-76%, 77% एक वोट आए। ये ना समझे कि जिनके लिए आए हैं वो समझ ले कि अपने लिए हैं, क्योंकि वोट भटक गए हैं। वोट महिलाओं के अलग हो गए, नौजवान के अलग हो गए और जो सीनियर थे वो भी अलग हो गए। तो एक घर से अगर 5 वोट है तो 1-2 हो गए। तो ये वोट किधर जा रहे हैं ये देखने की जरूरत है। और एक तरफ जो अभी एक जो पार्टी जयराम की जो पार्टी आई है, ये निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को लॉस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, लॉस करते हुए आपको 1-2 समुदाय की वोट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, जो पिछले बार देखे गए थे। आप देख रहे कि 28 रिजर्व सीट में वो 26 सीट हारे। सुशांतो जी, हम आंकड़ों पर आएंगे, लेकिन नीलम जी ने यह कहा है कि आप मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारने के लिए बुजुर्गों का पेंशन रोक चुके हैं। तो आधी आबादी को अपने साथ जोड़ने के लिए बुजुर्गों, जो एक बड़ा वोट बैंक है, वो भी, उसे कहीं आपने नाराज तो नहीं कर दिया उनका पेंशन रोककर? देखिए पेंशन रोकने का काम तो ये बीजेपी का पहले से है। देखिए सेंट्रल में 2003 में
वाजपेयी जी के समय पूरा का पेंशन रोक दिए, किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। तो सुशांतो जी आप पेंशन को गलत शायद मिसकोट कर रहे हैं। ये सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारियों वाले पेंशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। बुजुर्गों के जिस पेंशन की हेमंत सोरेन हर मंच से बात किया करते थे कि आपके 50 साल हो गए तो आपको पेंशन मिलेगा, आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, आपको पेंशन, उस पेंशन की नीलम जी बात कर रहे हैं कि आपने बुजुर्गों को नाराज किया है मैया सम्मान योजना के नाम पर। ना, इस नाराजगी में आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक घर में जब 10,000 रुपया जाने लगेंगे महीना, सब खत्म हो जाएंगे, सब अच्छे से रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से हम लोग सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाई ना हो इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी के पास कुछ नहीं, हमारे झारखंड के बॉर्डर में कोई आपको मैंने दूसरे कंट्री के साथ कोई कनेक्ट नहीं, लेकिन एक मुद्दा बनाना, क्योंकि इनके पास मुद्दा है नहीं। 14 साल तक इस राज्य में राज करने के बाद हमारे आदिवासियों पर 10 से 11,000 आदिवासियों को आपको केस करके उसको देशद्रोही का घोषित करते हैं। उस राज्य में, उस सरकार में चलिए ये बात दोहराई जा रही है। सुशांतो जी एक और चीज, आपने कहा कि सबसे अमीर राज्य है लेकिन यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं। जब चुनावी प्रचार हो रहा था तो आरोप यह लग रहा था कि यहाँ की सरकार, जो अभी की मौजूदा सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है। और कोई भी नेता इस बात को कहना नहीं भूलता था कि सत्ताधारी दल के सदस्य के घर से नोटों के पहाड़ निकले हैं, करोड़ों करोड़ रुपए निकले हैं, इतने जितने उन्होंने कभी अपनी आंखों से देखे नहीं हैं। क्या इसका प्रभाव जनता के बीच नहीं पड़ा होगा? निश्चित तौर पर पड़ा होगा, लेकिन हम कहते हैं कि जिनके घर से वो निकले हैं वो है कौन जिनकी 30 लाख रुपया डेली की है रोजगार, कि पूरे राज्य नहीं पूरे देश में उसकी चल रही है। केंद्र सरकार भी उसे दारू की धंधा करने दी है, वो बिजनेसमैन है। अगर ऐसा गलत है तो उसे लगता है अंदर कर देने की जरूरत है, इसको रोक के क्यों रखे हैं, हमें लगता है कर देना चाहिए। और एक चीज आपको सबसे बड़ी चीज बता दें कि जो जेल गए वो सिर्फ बीजेपी में नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर मामला हुआ, जिनके ऊपर केस हुआ, जो बाहर है, वो देखिए आसाम के मुख्यमंत्री भी झारखंड आते हैं जी, उनके ऊपर भी आरोप है। इतने बड़े आरोप प्रधानमंत्री जाके कहते हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री है। जब आरोप लग जाते हैं वॉशिंग मशीन में डाल के उसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने के बाद बीजेपी में चले जाने के बाद और जरूरत पे सब आरोप कोशिश किए थे, लास्ट तक कोशिश किए थे, लेकिन संतान का बेटा को चलिए ये एक ऐसी बात आपने उठा दी सुशांतो जी, जिसका जवाब हम ले लेते हैं नीलम जी से। नीलम जी, पार्टी में कई बगावती नेता भी नजर आए, हालांकि उन्हें किसी तरह से मनाकर शांत करा दिया गया। कई जगहों पर तो खिलाफ में चुनावी मैदान में भी उतर आए थे पार्टी के नेता। दूसरे दलों से आए नेताओं को वरीयता दी गई पार्टी के कार्यकर्ताओं के बनिस्पत, तो उसको लेकर भी अलग अलग जगहों से नाराजगी की खबरें हम तक पहुंची है और हमने वो जनता तक पहुंचाई है। जनता की बात जनता तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। तो क्या लगता है कि उसका इस चुनावी अभियान में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा? एनडीए खेमे को जो आंकड़े पहुंचने का वो प्रयास कर रहे हैं, उस आंकड़े से कहीं चूके तो नहीं? इसमें कोई आंकड़े कम नहीं होंगे। और जो भी हमारे जो प्रत्याशी आए हैं दूसरे दलों से, वो भाजपा की विचारधारा को अपनाते हुए आए हैं, क्योंकि उन सबका कहना है कि मैं जेएमएम में या कांग्रेस में रह के अपनी बातों को जो देश के लिए या हमारे राज्य के लिए चाहिए मैं बोल नहीं पाता था। मैं बीजेपी के विचारधारा से खुश होकर मैं इस पार्टी में आया हूं। कोई किसी को पकड़ के नहीं लाया है, कोई लोग बच्चे नहीं है कि उनको समझा बुझा के लाया है। कुछ तो उसमें समझ होगी कि इस विचारधारा से जो हमको चाहिए। आज हमारा 24 साल हो गया झारखंड राज्य बने, झारखंड राज्य का क्या दशा, जिसके मुख्यमंत्री ही सत्ता में रहते जेल जा रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो कि जाके डेली जेल के गेट पे घड़ियालू आंसू बहाती थी, आज हमारे बहन बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, रेप किया जाता है, हत्या किया जाता है, एक शब्द वो नहीं बोलती एक महिला होने के नाते। किसी भी प्रत्याशी को हमने खींच के नहीं लाया है। सभी प्रत्याशी जो इन लोग से त्रस्त हैं, इनकी भावनाओं से ग्रसित हैं, यहाँ लूट खसोट जमीन जंगल जो बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है,
उससे गुस्साए हुए जो भी प्रत्याशी है वो बीजेपी के विचार। लेकिन सुशांतो जी तो कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन वाली बात है, आपने भ्रष्टाचार का डर दिखाया, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का डर दिखाया, इसलिए लोग आपके साथ आ गए नेता। ऐसा कहीं नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने वाली ये बातें बोल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आप कहीं भी देखिए ना, जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी मिनिस्टर आए हमारे पार्टी में, क्या उसको हम लोग बहला फुसला के थोड़ी लाए, वो उनको लगा जो भी आए यही बात बोले कि इस पार्टी में रह के हम झारखंड को बचाने के लिए या इसके विकास के लिए हम आवाज नहीं उठा पाते थे, जिसके चलते मुझे बीजेपी की विचारधारा से जुड़ना पड़ा और हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से। चलिए, तो नेता तो विचारधारा से जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या जनता भी विचारधारा से जुड़ी है? ये आंकड़े बताएंगे, आंकड़े 23 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक अनुमान आपको बताएंगे कि झारखंड में किसकी सरकार बननी है। जी हाँ, सिर्फ चुनाव मतलब कशिश न्यूज खबर भी असर भी ही नहीं, बल्कि नतीजों में भी हम सबसे आगे हैं और आंकड़े आप तक सबसे पहले अनुमानित पहुंचाएंगे। लेकिन आंकड़ों का आधार क्या होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे चुनावी अभियान का अंजाम किस तरह से देखता है, वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी की ओर से INDI अलायंस का पक्ष रखने के लिए मेहमान अनीता यादव जी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीलम चौधरी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो अनीता जी से एक बार उनका अनुमान जान लेते हैं, इस 2 चरणों में हुए चुनावी अभियान का अंजाम वो किस तरह से देखती हैं, आंकड़ों का क्या अनुमान INDI अलायंस खेमा लगा रहा है। जी अनीता जी। अनीता जी, चुनावी अभियान का अंजाम किस तरह से देख रहे हैं, किसके पक्ष में आंकड़े आने वाले हैं? जी, 5 साल में जो इंडिया गठबंधन का काम रहा है यहाँ पे, और जनता के बीच अभी चुनाव प्रचार में मैं जिस तरह से घूमी हूँ, लोगों से मिली हूँ, उसको देखते हुए बिल्कुल साफ है कि जनता अपना मत हमारे पक्ष में दे रही है, और हमारे पक्ष में ना कहें, वो अपने पक्ष में दे रही है। और फिर से एक बार हमारी सरकार यहाँ बनने वाली है, क्योंकि इन 5 सालों में जो हमारा काम था वो काम बोल रहा है। जानना चाहेंगे सबसे मजबूत आधार क्या रहा, जनता ने किस आधार पर मतदान किया है, क्या अनुमान लगाते हैं आप? आधार बहुत कुछ है। जिस कोरोना काल से अगर आप ले, जब हमारी सरकार बनी थी तुरंत कोरोना आ गया, जब कोरोना था, अन्य राज्यों में मजदूरों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उन्हें एक जगह कैदी के जैसा रखा जा रहा था, उनपे कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा था। वैसे समय में अगर आपको याद होगा कि उन 2 सालों में, जबकि कई बार विपक्ष के नेता हम लोग से सवाल करते हैं कि आप उन 2 सालों में क्या किए, बहाने कर रहे हैं, लेकिन उस 2 साल में जो हमने काम किया वो पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं हुआ। इस बात का हमें गर्व है, और हमारी जनता भी जानती है कि हम अन्य राज्यों से अपने मजदूरों को फ्लाइट से लेकर के आए, और यहाँ खाना पीना दवाई किसी चीज की कमी नहीं हुई, बल्कि जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी थी, हम अन्य राज्यों को भी सहायता पहुंचाए। तो वो तो एक था ही। उसके बाद फूलो झानो योजना, सावित्रीबाई फूले योजना जिस तरह से किया गया, उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली फ्री, किसानों का ऋण माफ, अबुआ आवास, मैया योजना। उसके बाद आप देखें तो डिप्लोमा के करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए, 50,000 तक छात्रवृत्ति, विदेश जाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियों के लिए 30,000 तक शादी में सहयोग। इतने बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं जनता के बीच जाकर। अब उसका लंबा लिस्ट अगर मैं पढ़ूं, और जितनी नौकरियां हमने अनीता जी, अनीता जी, क्या लगता है कि सिर्फ खाते में कुछ पैसे पहुंचा देने से जनता आपको वोट करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये भी समझना चाहेंगे? आप नहीं, सिर्फ खाते में पैसे पहुंचाने से नहीं, हमने पुराना पेंशन लागू किया, जो सरकारी जॉब में है, पुरानी पेंशन लागू की, जो भाजपा की सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया था। हमने विद्यार्थियों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मुहैया कराई छात्रवृत्ति के द्वारा। जो 5,000 स्कूल रघुवर दास के सरकार में सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई थी, उनको भी शुरू करने का काम किया। हमने शिक्षकों की नियुक्ति की, हमें
जिस तरह से महिलाओं का सम्मान हो, गरीबों का सम्मान हो, मजदूरों का सम्मान हो, उसे लौटाने का काम किया है। हम पिछड़े विरोधी नहीं, हम आदिवासी विरोधी नहीं है, तो इसलिए महिला विरोधी नहीं है। जैसे अन्य राज्यों में अभी मैं सुन रही थी, हमारी भाजपा की जो नेत्री हैं वो कह रही थी कि महिलाओं का अपमान। मैं कहना चाहूंगी कि आंकड़े में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी भी एक महिला का अपमान होता है तो वो बहुत शर्मिंदगी की बात है, लेकिन सिर्फ सीता सोरेन एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका भी जिक्र होना चाहिए। तो अगर हम अन्य राज्यों की तुलना में जाएं तो जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है महिला बलात्कार में, महिला उत्पीड़न में। हम महिलाओं का सम्मान यहाँ करते हैं और हमारी सरकार में 1000 ऐसे मामलों में कमी आई है। खैर हम फिर कहेंगे, मैं मेरे तरफ से ये कहा मानती हूँ कि एक महिला का भी अपमान होता है तो उसके लिए बहुत शर्मिंदा हम लोग सभी हो जाते हैं, शर्मिंदगी की बात है। पर आंकड़ों में कमी आई और एक भी ऐसा अपराधी नहीं है जिसे बख्श दिया गया या जिसे भाजपा की तरह हमने स्टार प्रचारक बनाया हो, जैसे इन्होंने राम रहीम को बनाया, जैसे बृजभूषण सिंह को आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी पार्टी महिला का सम्मान की है, हमारी पार्टी मजदूरों का सम्मान की है, हमारी पार्टी आदिवासियों का सम्मान की है, हमारी पार्टी पिछड़ों का सम्मान की है, हमारी पार्टी ने जनता के बीच जाकर काम किया है। तो निसंदेह जनता हमारे साथ है, अपने साथ। नीलम जी क्या कहेंगे? ये तो निसंदेह जनता इनके साथ है, ये दावा कर रही हैं। जनता जनार्दन है, मैं यही जानती हूं। और जनता इस अभी 2024 का चुनाव परिणाम में जवाब देंगे, वो तो दिखेगा ही। और जहां तक अनीता जी ये बात कर रही हैं महिलाओं की, जिस कैबिनेट मिनिस्टर एक ऐसा आदमी जो कि अपनी भाभी जैसी महिला को रिजेक्टेड माल कहने में नहीं चुके, वो पूरे महिलाएं शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि क्या उनका डिग्री को चेक किया जाए और डॉक्टर की डिग्री लगाते हैं और ऐसा महिलाओं के साथ अपमानित बातें करते हैं। ये महिला विरोधी नहीं है तो क्या इस पे हेमंत सोरेन एक बार भी आवाज उठाए? एक बार भी? उनका काम है केवल महिलाओं पे छीटाकसी करना, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो वो सीता सोरेन पे नहीं, ये झारखंड की सारी महिलाओं का अपमान है। इस तरह की बात जब नेता करेंगे, आम जनता क्या करेगी? और जहां तक महिलाओं की बात है, झारखंड में कितना महिलाएं सुरक्षित है आप खुद देखिए ना। हम ही लोग हैं यहाँ तो 60 साल की महिला को रास्ता में अकेले जाने में कांपती हैं। हमारी रघुवर सरकार में ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारी रघुवर सरकार महिलाओं के हित में काम करती थी। हमारे मोदी जी महिलाओं के हित में काम करते हैं। 1 रुपया का रजिस्ट्री आज महिलाओं को मालकिन बनाने के लिए कि अगर उसके साथ कोई हादसा होता है परिवार में तो वो मालकिन बने रहे, उससे कोई दिक्कत ना आए बच्चों को पढ़ाने में या बच्चों का परवरिश करने में। 1 रुपया में 50 लाख का प्रॉपर्टी को वो रजिस्ट्री करा सकती थी। लेकिन ये सरकार आते आते सबसे पहले उस पर कुठाराघात किया और उसे बंद करा दिया। केवल मैया सम्मान योजना एक लहर पैदा करने के लिए ये ला के रख दी है, लेकिन महिलाएं सब जानती हैं। आज इतनी महिलाओं के साथ मार दिया जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है, क्या दुर्दशा नहीं महिलाओं का झारखंड में है। सीता सोरेन कितना आंसू बहाती है। आज जिस तरह से यहाँ बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जिस तरह से उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे दौड़ा के बच्चों को मारा गया, उसके माताओं की गोद सूनी की गई। इसका जवाब कौन देगा? आज आप देखिए जितने इल्जाम हुए हैं, एक बार सुन लेते हैं इनकी बात, फिर आपसे जवाब लेते हैं। क्वेश्चन को बेचे गए हैं। तो यहाँ झारखंड में विद्यार्थी हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब त्राहिमाम है और सब अब जाग चुके हैं लोग। त्राहिमाम से अब ऊपर उठना चाह रहे हैं। अब वो जान रहे हैं कि ये हम लोग को एक सम्मानित जगह एक भाजपा ही दे सकती है। मोदी जी आज किसके लिए, कौन सा ऐसा वर्ग उपेक्षित है जिसके लिए मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? सभी वर्ग को समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन विपक्ष वाले के मन में बैठा हुआ है कि बस मोदी जी हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। ये इन लोग की मानसिकता है। मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं। आज जितना आयुष्मान से लेकर राशन तक देखिए, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोग उठा रहे हैं। महिलाओं के हित में वो काम करते हैं। पूरे देश उनका परिवार है। जी चलिए, नीलम जी की बातें आपने सुनी। अनीता जी आप अपनी बात भी रख लीजिए। जी मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, अभी मैंने
कंप्लेन भी किया है, FIR भी दर्ज है। चतरा के इनके जो प्रत्याशी हैं जनार्दन पासवान जी, हम तो बोल रहे हैं कि जिन्होंने सीता सोरेन पे अपशब्द कहा उनने भी माफी मांगी, और हम सभी पार्टी वाले जितने इंडिया गठबंधन में हैं सब बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत शब्द था, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन जनार्दन पासवान जी के टिप्पणी पर क्या इन लोगों ने माफी मांगी? क्या ये शर्मिंदा है? क्या रश्मि प्रकाश महिला नहीं है? उस पर क्या पार्टी ने कोई कार्रवाई की? और मोदी जी की बात कर रही है, सोनिया गांधी महिला नहीं है? क्या उन पर टिप्पणी करना बहुत शोभनीय है? जिसके प्रधानमंत्री इतनी ऊंची बात करते हो वो गर्व की बात करती हैं। यही मोदी जी हमारे देश की गर्व। माननीय राष्ट्रपति महोदया को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया नहीं जाता। आप कहते महिला का सम्मान करते हैं। चलिए, ये आरोप पूरे चुनावी अभियान के दौरान लगते रहे हैं, इसका कितना प्रभाव दिखा है आंकड़े वो बताएंगे, और हम आपको अनुमानित आंकड़े बताएं। एक बार फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। अनीता यादव और नीलम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे जानते हैं कि उनका अनुमान क्या आंकड़ा पेश कर रहा है। नीलम जी, पहले आपसे, क्या आंकड़े आप उम्मीद कर रहे हैं इस चुनावी नतीजे से? आंकड़े की जहां बात है, मुझे लगता है कि आंकड़े हमारे 50-55 के बीच हमारे रहेंगे। जी, जो वादा किया जा रहा था लोकसभा चुनाव के आधार पर, वहां जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर पहले से बीजेपी के नेता 51 सीटों पर बढ़त बनाते हुए 51 सीटों पर जीत का अनुमान कर रहे थे, तो उसे ही आप फिलहाल एक अनुमानित आंकड़ा रख रहे हैं नीलम जी? देखिए, वो लोकसभा की बात थी। हम जहां झारखंड में विधानसभा की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी झारखंड का जो माहौल था, जिस तरह से जनता त्राहिमाम थी, वो अब शांति चाहती है। स्वच्छ वातावरण में महिलाएं चलने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे पास दूसरा कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जहां हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। हमारी बेटियां आज आप 10 बेटियों से आप कहीं भी बात कर लीजिए, कोई ऐसी एक बेटियां भी नहीं बोलेगी ना कि हम भाजपा को छोड़ के किसी अन्य पार्टी का विचारधारा को हम अपनाएंगे। आज सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो हमारी आधी आबादी झारखंड में। लेकिन उनके खाते में तो पैसा जा रहा है ना नीलम जी, वो क्यों परेशान है? तो वो जानती है कि पैसा वो हम लोग को एक छलावा है। ये ठगबंधन की सरकार एक छलावे का काम की है, 1-1 हजार रुपया। अगर तुमको पैसा ही देना था तो तुम हमें रोजगार दो, रोजगार हम कमा के खाएंगे। तुम पैसा 1-1 हजार फेंक के क्या साबित करना चाहते हो? वो भी इलेक्शन के 2-3 महीना पहले। आप 5 साल कहां थे? 5 साल में क्यों नहीं इस योजना को आप लागू किए? और क्यों वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को रोक के आपने ये मैया सम्मान योजना उठा के ले आए? तो ये छलावा नहीं तो और क्या है? तो जनता जाग चुकी है, महिलाएं जाग चुकी है। महिला आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। महिला अगर सरकार बनाती है तो सत्ता से उखाड़ के फेंकना भी जानती है, जो अभी आप लोग को 23 तारीख का रिजल्ट में साफ तौर से दिखेगा। चलिए, तो करीब 51 सीट पर नीलम जी ने दावा कर दिया है, तो अनीता जी इस हिसाब से INDI अलायंस के पास 30 सीट बमुश्किल बचती है। क्या आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, इनके आंकड़े 400 पार भी थे, 5 साल पहले 60 पार भी थे। तो इनके आंकड़े यही जाने कहां से ये आंकड़े आते हैं। मेरा आंकड़ा ये है कि हमने जनता के बीच काम किया है, जनता हम पर भरोसा करती है और हम जनता पे भरोसा करते हैं। 5 साल जिस तरह से जनता की चुनी हुई सरकार को इनके द्वारा, जिन्हें लोकतंत्र पे, जिनको संविधान पे भरोसा नहीं है, जिस तरह से अस्थिर करने का काम किया, इनके नेताओं के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए बार बार ये कहा गया कि हमारे संपर्क में ये नेता है, वो नेता है,
इनकी सरकार चलेगी नहीं, गिर जाएगी, तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सत्ता के लोभी हैं, सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। हम जनता की बात करते हैं, तो जनता के लिए हमने काम किया है। और जहां तक बात कर रही थी हमारी महिला नेत्री भाजपा की कि नौकरी देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने 80 करोड़ जनता के हाथ में 5 किलो राशन किस उम्मीद पे थमा दिया? कैसे सशक्त किया आपने 80 करोड़ जनता को? 5 किलो राशन देकर 2 करोड़ नौकरी का वादा था, कितनी नौकरियां दी आपने? 15 लाख तो जुमला बन गया। भारत को विश्व गुरु बनाना था, सब कुछ बेच दिया आपने। सीमाएं इतनी सुरक्षित हो गई है कि झारखंड तक घुसपैठिए आ जाते हैं, जिसका दावा आप लोग कर रही हैं। पुलवामा में अटैक हो जाता है, भारत सुरक्षित है, प्रधानमंत्री अपनी जान के लिए रोते हैं, जवानों की जान चली जाती है। भारत में RDX आ जाता है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगता। भारत के बंदरगाह पे अरबों खरबों का ड्रग्स पकड़ा जाता है। सारी सुरक्षा एजेंसियां पता नहीं कहां लगी रहती हैं। तो ये तो हकीकत है और जनता भी जानती है। तो ये जो बुलावा है, ये जो इनका ढोंग है, इनका प्रपंच है, जनता उससे वाकिफ है। और मुझे भरोसा है कि जनता जो निर्णय लेगी उसके लिए हम तैयार हैं। और हम इनके तरह नहीं कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे। हम जनता के मत का सम्मान करेंगे और जिसको भी वो सरकार के लिए चुनेगी, जबकि हमको पता है कि फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 23 को ही रिजल्ट है, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब इतना इंतजार किया तो 2 दिन का इंतजार करना चाहिए। पर ये 400 पार और 60 पार वाली बात, बिल्कुल ये दिलचस्प बात है कि पहले जो दावे थे 400 पार के और 60 पार के, उन दावों का क्या हश्र हुआ ये जनता ने देख लिया है। तो इस बार भी जो आंकड़ों को लेकर दावा किया जा रहा है उसका क्या हश्र होगा, किस आधार पर इस दावे के पीछे से बैकअप दे रहे हैं, हम बातचीत को जारी रखेंगे। तो हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीतू सिंह जी जुड़ चुकी हैं। नीतू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीता यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो नीतू जी से इन आंकड़ों पर एक शुरुआती प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अधिकांश सर्वे एजेंसियां ये अनुमान जता रही हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, क्या आधार माना जाए? नीतू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगी कि परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन जरूरी भी था। जिस तरीके से, जिस प्रकार से हमारे यहाँ महिलाएं प्रताड़ित हुई, साजिश रची गई, जितनी हमारी पुलिसकर्मी महिला के साथ जो हुआ आप लोग सबके सामने है, हमारी बहन अंकिता के साथ जो चीज हुआ दुमका में, वो सबके सामने है। ये सबका हाय लगेगा, इन सबका हाय है और ये परिवर्तन होके रहेगा, ये आप लोगों को 23 तारीख के दिन पता चल जाएगा। चलिए अनीता जी, अधिकांश सर्वे एजेंसियों के आंकड़े हम दर्शा रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी परिवर्तन की बात कह रहे हैं। 1-2 एजेंसियां ऐसी भी हैं जो झारखंड में सरकार के रिपीट होने के रिकॉर्ड की बात कर रही हैं। क्या कहा जाए इन आंकड़ों पर? जी मुझे आंकड़ों पे कुछ नहीं कहना। मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ कि इन्हीं आंकड़ों के द्वारा 400 पार और 60 पार का भी नारा दिया गया था, जो बिल्कुल बेबुनियाद निकला। और जैसे कि यहाँ पे नीतू जी कह रही थी कि हाय लगी है, तो क्या मणिपुर की बेटी की हाय नहीं लगती? क्या जंतर मंतर पर बैठी बेटियों की हाय कब लगेगी? हाथरस में दलित की बेटी को कब बलात्कार हुआ? कोई बात नहीं, बहुत जगह बलात्कार हो रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किरासन तेल छिड़क के जला दिया गया, अपराधियों को छोड़ दिया गया, उनकी हाय कब लगेगी? बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा ही नहीं गया, भाजपा के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऑब्जेक्शन हुआ कि अपराधी पकड़े गए, उनकी हाय कब लगेगी? तो हाय तो पता नहीं कब लगेगी, समझ में ही नहीं आता। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे यहाँ फिर मैं दोहराऊंगी कि हमारे यहाँ कम से कम ऐसी संवेदनशील सरकार है जो अपराधियों को स्टार प्रचारक नहीं बनाती, अपराधियों को फूल माला पहना के सम्मानित नहीं करती, बलात्कारियों के पीछे तिरंगा झंडा लेके नहीं चलती। मैं उस राज्य से हूँ
और जहां बेटियों को नंगा सड़क पे घुमाया नहीं जाता। उस राज्य से हूँ जहां आदिवासी के मुंह पे पेशाब नहीं किया जाता। हाँ, मैं उस राज्य से हूँ जहां दिन दहाड़े बेटी का रेप उस सड़क पे होता है जहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है। बताइए, दिन में ऐसे तो कह दिया जाता है, कई भाजपा की नेत्री कर देती, रात में निकलती हैं लड़कियां, और लड़कियों का बलात्कार तो होता है, हेमा मालिनी जी ने कहा था। तो दिन दहाड़े मध्य प्रदेश में चलती सड़क पे बेटी का रेप होता है। क्या कहना चाहेंगी, क्या वहाँ बेटी का हाय नहीं लगता? चलिए, मणिपुर में आज तक मुख्यमंत्री सुन लेते हैं नीतू जी का क्या जवाब है इन तमाम आरोपों पर जो जनता के ध्यान में चुनाव के दौरान रहा होगा और चुनाव प्रचार अभियान के दौरान INDI अलायंस के नेता आरोपों में इन्हें भी शामिल रखते थे। नीतू जी, इसका प्रभाव जनता पर पड़ा होगा? देखिए, बात यही है, जब भी विपक्ष से कोई बात पूछा जाए सीधा सीधा ये घुमा के ही जवाब देंगे। जब बात झारखंड की हो रही है, हमारी बेटियों की हो रही है, हमारी आदिवासी बहनों की हो रही है, आप दूसरों का छोड़ दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, इनकी अपनी विधवा भाभी के ऊपर माल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है शब्द का, शर्म नहीं आती ऐसे मुख्यमंत्री को कि अपने ऐसे दिवंगत भाई के पत्नी के ऊपर इतना घिनौना बात बोला जाता है और वैसे व्यक्ति को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस समय इनको तो दूसरे के बारे में, दूसरे स्टेट के बारे में पूछने का कोई हक ही नहीं है। जो लोग अपने घर की मां समान भाभी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारे जैसे लोग, हम जैसी बेटियां, हम जैसे बहुओं को के लिए ये लोग क्या रक्षा करेंगे, ये लोग क्या बात करेंगे? दूसरे स्टेट का छोड़िए, पहले अपने यहाँ का बात कीजिए। हमारा अपना घर तो सुरक्षित नहीं, हम दूसरों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अपने घर का हम देख नहीं रहे हैं, हमारे पड़ोसी में क्या कर रहे हैं हमें उनके बारे में सोचने, हम हमारे यहाँ घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं। हमारे अपने लोगों के लिए हमारे अपने संसाधन का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है देख रहे हैं। बालू भी कोई बेचने की चीज होती थी क्या? बालू क्या हालत ये लोग क्या कर दिए हैं, और आप लोग सब देख सकते हैं। और दूसरे स्टेट के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? अपने स्टेट के बारे में बात कीजिए, अपने यहाँ के बिल्कुल। और अपने स्टेट की अगर बात करें तो अधिकांश एजेंसियों के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की हवा निकल जाएगी, ये दावा है सत्ताधारी खेमे का। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, आंकड़ों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। कई बार विपक्ष के नेता हम लोग से सवाल करते हैं कि आप उन 2 सालों में क्या किए, बहाने कर रहे हैं। लेकिन उस 2 साल में जो हमने काम किया वो पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं हुआ। इस बात का हमें गर्व है और हमारी जनता भी जानती है कि हम अन्य राज्यों से अपने मजदूरों को फ्लाइट से लेकर के आए और यहाँ खाना पीना दवाई किसी चीज की कमी नहीं हुई, बल्कि जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी थी हम अन्य राज्यों को भी सहायता पहुंचाए। तो वो तो एक था ही। उसके बाद फूलो झानो योजना, सावित्रीबाई फूले योजना जिस तरह से किया गया, उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली फ्री, किसानों का ऋण माफ, अबुआ आवास, मैया योजना। उसके बाद आप देखें तो डिप्लोमा के करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए, 50,000 तक छात्रवृत्ति, विदेश जाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियों के लिए 30,000 तक शादी में सहयोग। इतने बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं जनता के बीच जाकर। अब उसका लंबा लिस्ट अगर मैं पढ़ूं और जितनी नौकरियां हमने अनीता जी, क्या लगता है कि सिर्फ खाते में कुछ पैसे पहुंचा देने से जनता आपको वोट करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये भी समझना चाहेंगे? में पैसे पहुंचाने से नहीं, हमने पुराना पेंशन लागू किया, जो सरकारी जॉब में है पुरानी पेंशन लागू की, जो भाजपा की सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया था। हमने विद्यार्थियों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मुहैया कराई छात्रवृत्ति के द्वारा। जो 5,000 स्कूल रघुवर दास के सरकार में सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई थी, उनको भी शुरू करने का काम किया। हमने शिक्षकों की नियुक्ति की। हमने जिस तरह से महिलाओं का सम्मान हो, गरीबों का सम्मान हो, मजदूरों का सम्मान हो, उसे लौटाने का काम किया है। हम पिछड़े विरोधी नहीं, हम आदिवासी विरोधी नहीं है। तो इसलिए
महिला विरोधी नहीं है। जैसे अन्य राज्यों में अभी मैं सुन रही थी, हमारी भाजपा की जो नेत्री हैं वो कह रही थी कि महिलाओं का अपमान। मैं कहना चाहूंगी कि आंकड़े में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी भी एक महिला का अपमान होता है तो वो बहुत शर्मिंदगी की बात है, लेकिन सिर्फ सीता सोरेन एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका भी जिक्र होना चाहिए। तो अगर हम अन्य राज्यों की तुलना में जाएं तो जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है महिला बलात्कार में, महिला उत्पीड़न में। हम महिलाओं का सम्मान यहाँ करते हैं और हमारी सरकार में 1000 ऐसे मामलों में कमी आई है। खैर हम फिर कहेंगे, मैं मेरे तरफ से ये कहा मानती हूँ कि एक महिला का भी अपमान होता है तो उसके लिए बहुत शर्मिंदा हम लोग सभी हो जाते हैं, शर्मिंदगी की बात है। पर आंकड़ों में कमी आई और एक भी ऐसा अपराधी नहीं है जिसे बख्श दिया गया या जिसे भाजपा की तरह हमने स्टार प्रचारक बनाया हो, जैसे इन्होंने राम रहीम को बनाया, जैसे बृजभूषण सिंह को आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी पार्टी महिला का सम्मान की है, हमारी पार्टी मजदूरों का सम्मान की है, हमारी पार्टी आदिवासियों का सम्मान की है, हमारी पार्टी पिछड़ों का सम्मान की है, हमारी पार्टी ने जनता के बीच जाकर काम किया है। तो निसंदेह जनता हमारे साथ, अपने साथ। नीलम जी क्या कहेंगे? ये तो निसंदेह जनता इनके साथ है, ये दावा कर रही हैं। जनता जनार्दन है, मैं यही जानती हूं। और जनता इस अभी 2024 का चुनाव परिणाम में जवाब देंगे, वो तो दिखेगा ही। और जहां तक अनीता जी ये बात कर रही हैं महिलाओं की, जिस कैबिनेट मिनिस्टर एक ऐसा आदमी जो कि अपनी भाभी जैसी महिला को रिजेक्टेड माल कहने में नहीं चुके, वो पूरे महिलाएं शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि क्या उनका डिग्री को चेक किया जाए और डॉक्टर की डिग्री लगाते हैं और ऐसा महिलाओं के साथ अपमानित बातें करते हैं। ये महिला विरोधी नहीं है तो क्या इस पे हेमंत सोरेन एक बार भी आवाज उठाए? एक बार भी? उनका काम है केवल महिलाओं पे छीटाकसी करना, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो वो सीता सोरेन पे नहीं, ये झारखंड की सारी महिलाओं का अपमान है। इस तरह की बात जब नेता करेंगे, आम जनता क्या करेगी? और जहां तक महिलाओं की बात है, झारखंड में कितना महिलाएं सुरक्षित है आप खुद देखिए ना। हम ही लोग हैं यहाँ तो 60 साल की महिला को रास्ता में अकेले जाने में कांपती हैं। हमारे रघुवर सरकार में ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारी रघुवर सरकार महिलाओं के हित में काम करती थी। हमारे मोदी जी महिलाओं के हित में काम करते हैं। 1 रुपया का रजिस्ट्री आज महिलाओं को मालकिन बनाने के लिए कि अगर उसके साथ कोई हादसा होता है परिवार में तो वो मालकिन बने रहे, उससे कोई दिक्कत ना आए बच्चों को पढ़ाने में या बच्चों का परवरिश करने में। 1 रुपया में 50 लाख का प्रॉपर्टी को वो रजिस्ट्री करा सकती थी, लेकिन ये सरकार आते आते सबसे पहले उस पर कुठाराघात किया और उसे बंद करा दिया। केवल मैया सम्मान योजना एक लहर पैदा करने के लिए ये ला के रख दी है, लेकिन महिलाएं सब जानती हैं। आज इतनी महिलाओं के साथ मार दिया जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है, क्या दुर्दशा नहीं महिलाओं का झारखंड में है। सीता सोरेन कितना आंसू बहाती है। आज जिस तरह से यहाँ बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जिस तरह से उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे दौड़ा के बच्चों को मारा गया, उसके माताओं की गोद सूनी की गई। इसका जवाब कौन देगा? आज आप देखिए जितने एग्जाम हुए, एक बार सुन लेते हैं इनकी बात, फिर आपसे जवाब लेते हैं। क्वेश्चन को बेचे गए हैं। तो यहाँ झारखंड में विद्यार्थी हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब त्राहिमाम है और सब अब जाग चुके हैं लोग। त्राहिमाम से अब ऊपर उठना चाह रहे हैं। अब वो जान रहे हैं कि ये हम लोग को एक सम्मानित जगह एक भाजपा ही दे सकती है। मोदी जी आज किसके लिए, कौन सा ऐसा वर्ग उपेक्षित है जिसके लिए मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? सभी वर्ग को समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन विपक्ष वाले के मन में बैठा हुआ है कि बस मोदी जी हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। ये इन लोग की मानसिकता है। मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं। आज जितना आयुष्मान से लेकर राशन तक देखिए, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोग उठा रहे हैं। महिलाओं के हित में वो काम करते हैं, पूरे देश उनका परिवार है। जी चलिए, नीलम जी की बातें आपने सुनी। अनीता जी आप अपनी बात भी रख लीजिए। जी मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, अभी मैंने कंप्लेन भी किया है, FIR भी दर्ज है। चतरा के इनके जो प्रत्याशी हैं जनार्दन पासवान जी, हम तो बोल रहे हैं कि जिन्होंने सीता सोरेन पे अपशब्द कहा
उनने भी माफी मांगी और हम सभी पार्टी वाले जितने इंडिया गठबंधन में हैं सब बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत शब्द था, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए और उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन जनार्दन पासवान जी के टिप्पणी पर क्या इन लोगों ने माफी मांगी? क्या ये शर्मिंदा है? क्या रश्मि प्रकाश महिला नहीं है? उस पर क्या पार्टी ने कोई कार्रवाई की? और मोदी जी की बात कर रही है, सोनिया गांधी महिला नहीं है? क्या उन पर टिप्पणी करना बहुत शोभनीय है? जिसके प्रधानमंत्री इतनी ऊंची बात करते हो वो गर्व की बात करती हैं। यही मोदी जी हमारे देश की गर्व। माननीय राष्ट्रपति महोदया को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया नहीं जाता। आप कहते महिला का सम्मान करते हैं। चलिए, ये आरोप पूरे चुनावी अभियान के दौरान लगते रहे हैं, इसका कितना प्रभाव दिखा है आंकड़े वो बताएंगे। और कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जो अनुमानित आंकड़े एग्जिट पोल के बताए जा रहे हैं उसमें झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। स्थिति 23 तारीख को स्पष्ट होगी। रांची एक बार फिर रुख करते हैं, हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो गठबंधन एनडीए की है वो जीतती दिख रही है, ऐसा कुछ आंकड़े बता रहे हैं। कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि पहले जो आंकड़े आए थे, हम लगातार 2 घंटे से इस पर समीक्षा कर रहे हैं। पहले भी 400 के आंकड़े दिए गए थे, 60 प्लस के आंकड़े झारखंड के विधानसभा चुनाव में दिए गए थे। उन आंकड़ों का तो अनुमान फेल रहा, इस बार सफलता की क्या गारंटी है? देखिए, राज्य में दो चरण में जो मतदान हुई है, आप पहला चरण के बाद में आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मतों के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उसी को निरंतर क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज का जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सरकार के खिलाफ जो विरोध में लहर थी, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में राज्य के मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया है। और कह सकते हैं कि 2/3 मतों से हम सत्ता में इस हेमंत सोरेन सरकार को हटाकर 23 तारीख के बाद एनडीए की सरकार बनने वाली। ये मैं इस दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस पिछले 5 सालों में राज्य सरकार, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 5 सालों में जिस मुद्दा को लेकर आई, जिस एजेंडा को लेकर वो सत्ता में आई थी, वो 5 सालों में 5 ऐसे काम नहीं गिना पाएंगे ये सत्ता में बैठे लोग। तो राज्य की जनता बेवकूफ नहीं है, ये जनता है, सब जानती है। और मैं बता दूं कि इतिहास गवाह है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ती है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वोट बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जाती है। और राज्य की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से दिल खोलकर लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आभार में एग्जिट पोल वालों का भी, ओपिनियन पोल वाले लोगों का भी मैं करना चाहता हूं कि जो भावना झारखंड की जनता ने अपने वोट के चोट से सरकार के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में मत देने का काम किया, उसी भावना के अनुरूप एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ने भी हमारे पक्ष में एनडीए की वापस सत्ता आती हुई जो दिखाई दी है। देखिए, मैं इस पर भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जो जनता की, जो जनमानस की जो भावनाएं हैं, जो राज्य की जनता की जो सोच थी कि इस कुकर्मी शासन के खिलाफ में इस जल जंगल जमीन के अपने आप को रखवाले बनने वाले लोग, वो पूरे जल जंगल जमीन को खोखले करने वाले लोग 5 सालों में निरंतर जंगल को, पहाड़ को, नदी को, नालों को, बालू को, पत्थर को सभी तरह से खोखला करते जा रहे थे। ये इसके खिलाफ वोट है कि जो आदिवासी बहनें, आदिवासी बेटियां जो पिछले 5 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठी के चपेट में रो रही थी, बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, उसके खिलाफ ये वोट थी। ये वोट उसके खिलाफ थी जो 5 सालों में युवाओं को सिर्फ ठेंगा दिखाया गया। 25 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाले लोग, सरकारी जिसको नौकरियां देने के वादा करने वाले लोग, जो बेरोजगारी भत्ता का वादा देने वाले लोग, जेपीएससी जेएसएससी कराने वाले लोग, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए, उसके खिलाफ युवा ने वोट देने का काम किया है। जिस महिलाएं आपको वोट की थी 2019 में, वो महिलाएं 5 साल आपसे पूछती रही कि मेरे खाता में 1,20,000 रुपया क्यों नहीं आया। आप चुनाव के ठीक 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना लाते हैं और 2,000 देकर उनको झुंझुना पकड़ाने का काम करते हैं। राज्य की महिलाएं आपके खिलाफ वोट की, वो पूछ रही थी कि मेरा 1,18,000 रुपया क्या हुआ। राज्य के आदिवासी आपसे पूछ रहे थे कि आप आदिवासी के लिए 5 साल में क्या योजना, क्या कार्यक्रम चलाए। ना कोई आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, संवर्धन, कोई विकास की कोई रोड मैप तैयार नहीं कर पाए। और तो और
जिस आदिवासी को बचाने की आपने बड़े बड़े ढींगे हाँकते थे, उस आदिवासी आपके शासन में सबसे ज्यादा कोई शोषित, सबसे ज्यादा कोई पीड़ित रहा तो वो आदिवासी समाज के बहनें और बेटियां रहे। यह उदाहरण है। हम राज्य की जनता के पास में हमने मुद्दा रखा कि इस 5 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठी सरकार के संरक्षण में जो फल फूल रहे थे और आदिवासी बच्चों का शोषण कर रहे थे, लव जिहाद के माध्यम से शादी कर रहे थे और उनके संपत्ति पे कब्जा कर रहे थे, उनके आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था कायम कर रहे थे। हमने बोला, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दा में रखा कि अगर यही स्थिति कमोवेश रही तो राज्य की जो आदिवासी आबादी है, राज्य की बहनें कुछ सालों के बाद लुप्त होने के कगार पे रहेगी। और राज्य की सेंसस भी कहती है कि जो 54% संथाल परगना में आदिवासी समाज थी, आदिवासी बहनें थी, वो 26-28% में आकर सिमट गई है। तो हमने आदिवासी समाज के संस्कृति को, आदिवासी समाज की बेटी को हमने कैसे संरक्षण करना है, कैसे संवर्धन करना है, कैसे बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन चुनकर बोरे में भरकर बांग्लादेशी घुसपैठी को ढाका भेजना है, ये पूरे कार्यक्रम को राज्य की जनता ने सराहा। हमने नारा दिया, रोटी माटी की पुकार, अब की बार भाजपा एनडीए की सरकार। हमने यह भी नारा दिया कि अटल जी ने, भाजपा ने झारखंड बनाया है, हमने संवारेंगे, क्योंकि यह जिम्मेवारी हमारे कंधों में है कि हम राज्य का निर्माण किए हैं तो राज्य का भविष्य भी हम ही तय कर सकते हैं। हमने नारा दिया कि आदिवासी समाज की बेटी, रोटी माटी को बचाना है, बांग्लादेशी घुसपैठी को भगाना है तो भाजपा एनडीए सरकार को लाना है। ये हमारे मोहर को राज्य की जनता ने मोहर मरने का काम किया और आज उसका परिणाम एग्जिट पोल के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। 23 तारीख को इसका परिणाम राज्य की जनता और देश की जनता देखने का काम करेंगे। लेकिन अशोक जी, ये तमाम आरोप जो आप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं, उनका कहना था कि भरमाने की कोशिश है, उनके नेताओं को भी आप अपने पाले में ले गए, आपके पास अपने नेता भी नहीं है इतनी संख्या में, और जो आरोपों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता उसे दरकिनार कर रही है, क्योंकि हर घर की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है, बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ मिला है, युवाओं को, छात्रों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था मिली है। तो फिर कैसे इस पर भरोसा करें? और आगे और भी किया जाएगा। सिलेंडर आप 500 में देने का वादा कर रहे हैं, ये 450 में कर रहे हैं। आप 2100 गोगो दीदी योजना के जरिए देंगे, ये 2500 मैया सम्मान योजना में आने के बाद बढ़ाएंगे। तो फिर आपसे बेहतर व्यवस्था का ये वादा भी तो कर रहे हैं, अभी जो दे रहे हैं सो तो दे ही रहे हैं, फिर किस आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, सत्ता में बैठे लोग, सवाल राज्य की जनता, हम विपक्षी दल होने के नाते हम तो सत्ता सवाल करेंगे सत्ता से। राज्य की जनता भी इस सत्ता से बैठे लोगों से सवाल पूछ रही है कि आप जो मैनिफेस्टो राज्य की जनता के सामने 2024 में रखे हैं, मैं आपको जिम्मेवारी पूर्वक और पूरे डंके के चोट में बोलना चाहता हूं कि ये बोतल नहीं है, शराब वही पुरानी है। आपने बोला था, मैं एक एक करके मैं बिंदुवार इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इनके निश्चय पत्र में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के निश्चय पत्र में क्या था। इन्होंने बोला था कि चूल्हा खर्च हम प्रतिमाह 2000 रुपया झारखंड की महिलाओं को देंगे। 5 सालों में तक कभी 2000 रुपया किसी के खाते में नहीं गया। हाँ, 2 महीना पहले तक 2000 रुपया जरूर दिया, महीना में 2000 देने की बातें थी और ये इन्होंने दिया सिर्फ 2 महीना में 2000 रुपया। ठीक है, राज्य के युवा को आप बोल रहे हैं, अभी आप अपने 2024 के मैनिफेस्टो में वापस लाए हैं कि हम 5 साल में हम 10 लाख नौकरी देंगे। साहब, आपने तो कसम खाया था, आपने अपने पिताजी का कसम खाकर कहे थे कि हम प्रति वर्ष अगर 5 लाख सरकारी झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मैं अपने पिता का कसम खाकर कहता हूं, ये तो 2019 का मैनिफेस्टो था। वापस इन लोग मैनिफेस्टो में डाले कि हम 10 लाख 5 सालों में सरकारी नौकरी देंगे। तो 2019 का वादा क्या हुआ? टाइटाफिस हुआ। आपने 2019 में बोला था कि महिलाओं को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, आप वापस चुनाव के 2 महीना पहले आप मैया सम्मान योजना लाते हैं, उसमें भी 2000 रुपया का झुंझुना पकड़ाते हैं। आप किस क्षेत्र में बात करेंगे? आप ना कृषि का जो किसानों का ऋण माफी की बात करते थे, वो तो माफी आप कर नहीं पाए। आप महिलाओं को बोले थे कि हम प्रोत्साहन राशि दे रहे, वो तो सिर्फ 2 महीना में 2000 देकर उनको झुंझुना पकड़ा दिए। आप राज्य के युवाओं के साथ वादा किए थे 2019 में कि हम 25 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो तो आप 500 सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। किस क्षेत्र में बात करेंगे ये लोग? ये वही मैनिफेस्टो है, 2019 का मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट 2024 है। आपने बोला था कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार आएगी तो हम झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू करेंगे। राज्य की जनता पूछ रही है, खतियान लेकर आपसे पूछ रही है, वोट देने जा रहे हैं तो झारखंड के खतियानी मतदाता आपसे पूछ रहे हैं कि आप 2019 में वादा किए थे, आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थे, आपने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं बनाए? ये तो राज्य की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आपसे राज्य की जनता सवाल पूछ रही है कि आप जिस
झारखंड में 5 उपराजधानी बनाने का बात किए थे, आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, कहां बनाए? आपने आप चांदी का सिक्का देने की बात किए थे सभी झारखंड की बेटियों के विवाह में, आप वो तो कर नहीं पाए। यहां तक कि जिस आदिवासी महापुरुष के नाम पर आप राजनीति करते हैं, वो चाहे बिरसा मुंडा हो, वो चाहे तिलंगा खड़िया हो, वो चाहे तिलका मांझी हो, सिद्धो कानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, जतरा टाना भगत हो, जितने आदिवासी महापुरुष के आपने बोला था हम सम्मान देने का काम करेंगे रे, वो तो आप तो किए नहीं। ये सम्मान देने का काम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आप बताने और करने के लिए क्या है? आप 2019 में जो वादा लेकर आए थे उसी का कॉपी पेस्ट 2024 कर दिए। तो आपको तो राज्य की जनता ने 5 साल देख लिया है कि 5 साल सिर्फ अगर आपके शासन में कोई अगर फला फूला है तो वो एक आदिवासी परिवार फला फूला है, बाकी सब टुकुर टुकुर आपके सत्ता की ओर देखते रहे, लेकिन एक का भी आप काम नहीं कर पाए। वो कौन परिवार फला फूला है? वो सोरेन परिवार फला फूला है। आपने 2 लोगों को नौकरी जरूर दी, एक कल्पना सोरेन जी को, दूसरा बसंत सोरेन जी को, तीसरा कोई राज्य का कोई आदिवासी बेटा को आपने नौकरी दिया? नहीं दिया। सोरेन परिवार से बाहर का कोई आदमी अगर राजनीति के क्षितिज में कोई उभर कर सामने आता है तो उसको दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकालकर बाहर कर देते हैं। वो चाहे चंपई सोरेन जी हो, वो चाहे लोबिन हेम्ब्रम जी हो, या अपने भाभी सुनीता सोरेन जी हो। ये 3 आदिवासी बड़े नेता जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जिनको आपने किस तरह से दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकालकर बाहर फेंक दिया। यही बताने के लिए काफी है हेमंत सोरेन जी कि आपके सरकार में 2 लोगों को रोजगार मिला, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन जी को, और बाकी राज्य के आदिवासी युवा टुकुर टुकुर देखते रही। राज्य के महिलाएं अपने आबरू बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए घर के 4 दीवारी में सिमटी हुई रही है। आपने किया क्या है? ना आप किसान के लिए कोई योजना बना पाए, ना आप आदिवासियों के लिए कोई योजना बना पाए, ना महिलाओं के लिए कोई योजना बना पाए, ना युवाओं के हाथ में नौकरी दे पाए। आपने किया तो सिर्फ सरकार संपोषित सिर्फ भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल किए। वो चाहे आलमगीर आलम हो, राज्य के पैसों को बंदर बाट करके 65 करोड़ रुपए कमाने वाले, वो चाहे कांग्रेस के सांसद धीरज साहू हो, 300 करोड़ रुपए अपने घर में रखने वाले, वो चाहे मुख्यमंत्री जी सेना और आदिवासी का जमीन हड़पने वाले। यही 5 साल में आपके जो किए हुए कारनामे ये आपके सामने है। और राज्य की जनता इस बार आपने को तो राज्य की जनता ने आपको एक बार देखा है कि होटवार में किस तरह से आपने आलमगीर साहब के साथ कैबिनेट की बैठक की। इस बार विपक्ष में आप कैबिनेट का बैठक करेंगे, ये राज्य की जनता ने मन बना लिया है। चलिए देखते हैं कि राज्य की जनता ने जो मन बनाया है वो मतदान के जरिए किस तरह से दिखाया है, और किस तरह से ईवीएम जब आंकड़े सामने लाएगा तो इन अनुमानित आंकड़ों की पुष्टि होगी।